मॉर्निंग। आज हमारा रैखिक समीकरण का भाग नंबर 3 है। इससे पहले हमने रैखिक समीकरण के भाग नंबर 1 और 2 पूर्ण किए थे, जिसमें हमने आलेखीय विधि द्वारा ग्राफ को हल किया था। उसके बाद में हमारा एक अगला प्रश्न जो है उसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से लेके आया हूँ, जिसमें एक ही सवाल के 2 से 3 सवाल को मैंने जोड़ दिए हैं, जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। जैसे हमारा सवाल है रैखिक समीकरण युग्म 4x - 5y = 20 तथा 3x + 5y = 15 का आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसका मतलब यहाँ तक तो हमें ग्राफ बनाना है। फिर उसने पूछा है हल की प्रकृति लिखते हुए, मतलब हल की प्रकृति जो आपको मैंने सबसे पहले अचर राशि की जो स्थिति को हल करते हुए आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से तुलना करके पता किया था कि अगर पहला और दूसरा अनुपात बराबर नहीं है तो हल जो होगा अद्वितीय हल होगा, पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं तो कोई हल नहीं होगा, और तीनों बराबर अनुपात में मिलते हैं तो अनेक हल होते हैं। तो जिसमें युग्म था और ग्राफीय स्थिति भी, तो उससे आपको देख के पता करना है कि अगर ग्राफ में दोनों रेखाएं क्रॉस हो जाती है तो हल की प्रकृति अद्वितीय होगी, दोनों समांतर बनेगी तो कोई हल नहीं, और एक ही रेखा दिखाई देती है तो अनेक हल होंगे। फिर आगे इसने पूछा है y-अक्ष द्वारा निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो इस ग्राफ के अंदर एक y-अक्ष के साथ त्रिभुज बनेगा और उस y-अक्ष द्वारा त्रिभुज बनने वाला उसके 3 निर्देशांक होंगे, क्योंकि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको लिखने हैं। ऐसे कैसे परीक्षा वाला y-अक्ष की जगह x-अक्ष वाला पूछ सकता है, युग्म पूछ सकता है, ग्राफीय स्थिति पूछ सकता है। तो ये सारे प्रश्न एक के अंदर ही है। तो आपको सबसे पहले मैंने वही स्टेप बताया था कि प्रत्येक समीकरण को 3-3 बार हल करना है। तुम्हारे पास 2 समीकरण है, उनको सबसे पहले हम 3-3 बार हल करते हैं। देखते हैं, ये हमारा एक समीकरण है 4x - 5y = 20 और दूसरा समीकरण जो है हमारा 3x + 5y = 15 है। तो इस प्रकार से हमारा ये हल प्राप्त हो गया। 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। तो ये हमने इनके हल किए, देखे हैं। हल करते हुए आगे बढ़ते हैं हम इन समीकरणों को 3-3 बार। सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे तो 20 तो राइट हैंड साइड में ही है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर के पहले वाला होता है जिसके अंदर ये संख्या दी हुई है 4x - 5y। तो हम 5y को दूसरी साइड में भेजेंगे। तो देखो 5y को भेजते हैं तो 4x यहाँ रह गए, फिर बराबर आ गया। बराबर को व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। अब माइनस के 5y उधर जाएंगे तो क्या बनेंगे प्लस। इस प्रकार से 5y व्यवस्थित लिखेंगे, s नाम लिखे। अब इसके बाद ये 4 क्या कर रहा है x के साथ गुणा की क्रिया, तो दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या करेंगे बाकी क्रिया करेंगे 20 + 5y/4। अब आपको पता है जब भी बटे में संख्या आती है तो मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सोच समझ के संख्या रखना और उसके बाद में हल करना, क्योंकि भाग पूरा जाएगा तभी ग्राफ हम सही से बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखो मैं y का मान यहाँ मानूंगा, क्योंकि y हमारे राइट हैंड साइड में है, तो y का मान मान लीजिए मैं मान के दे दिए। रब की तरह देखता देखो 20 + 5 कोष्टक 0 रखा मैंने। y का मान कितना माना है 0, क्योंकि यहाँ दोनों के गुणा हो रहा है इसलिए कोष्टक में लिखा है। तो 5 और 0 का गुणा कितना होगा 0, और 0 20 में जोड़ा तो 20 में 4 का भाग 5 भाग पूरा जाता है। इसका मतलब हमारा भाग पूरा जा रहा है तो हम अगली क्रिया में बढ़ेंगे, और नहीं जाता होता तो हम 1 मान के देखते, 2 मान के देखते। जब तक भाग पूरा नहीं जाता है तब तक हम संख्या के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ कौन सी क्रिया से हमारा भाग पूरा क्या था y मानने पर, तो देखो सबसे पहले y का मान 0 मानते हैं। तो x = 20 + 5 कोष्टक 0/4। तो 0 और 5 का गुणा 0 में 20 जोड़े तो 20, और 20 में 4 का भाग दे दिया तो कितना मिला 5 मिल गया। अब दूसरी बार हम संख्या जब भी मानेंगे तो आपको बताया था तरीका कि यहाँ 0 माना है तो बटे वाली संख्या जोड़ दो। कितने मानूंगा 0 और 4 जोड़ के 4 मानूंगा, तो हमेशा भाग बराबर हो जाएगा। तो x = 20 + 5 कोष्टक 4/4। अब देखो 5 और 4 का गुणा करो 20 और 20 को जोड़ दो 40 हो गए, और 40 में किसका भाग लेना है 4 का। कितनी बार गया 10 बार। 2 बार हो गया, एक बार और देखते हैं।
अब y का मान कितना मानेंगे, ये 4 थे, 4 और जोड़ दिए 8 हो गया, तो 8 मानेंगे। x बराबर 20 प्लस 5 कोष्टक 8 बटे 4। अब 5 और 8 का गुणा 40 हो गया, 40 में 20 जोड़े तो 60 हो गया, 60 में 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 15 बार, कितनी बार 15 बार। ये हमने एक समीकरण को कितनी बार हल किया, 3 बार हल किया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी हम 3 बार हल करते हैं, वही पक्षांतरण की क्रिया सबसे पहले करते, देखो 5 को दूसरी साइड में भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा, प्लस का माइनस बन गया। फिर ये 3 गुणा की क्रिया में तो भाग में जाएंगे, 15 माइनस 5 है बटे में 3। अब बटे की संख्या आती है तो सबसे पहले विसार करके कोई भी संख्या देखते, तो 15 माइनस 5 कोष्टक 0 रखा, देखा मैंने 0 और 5 का गुणा 0, 0 किसमें से घटाया 15 में से, तो 15 है, 15 में 3 का भाग 5 बार पूरा हो जाता है। इसका मतलब हमारा काम सही हो रहा है, तो आगे 0 रख के चल लेंगे। और 0 से काम नहीं हो रहा है पूरा, तो 1 रख के देखते, 2 रख के देखते, 2 से भी नहीं काम होता तो 3 रख के देखते, ऐसे क्रिया को हम दोहराते। पहली बार y का मान कितना रखते हैं 0, तो x बराबर 15 माइनस 5 कोष्टक 0। अब 0 और 5 का गुणा 0, 0 15 में से घटाया तो 15 बटे 3, कितनी बार आ गया 5 बार गया। अब फिर आगे बढ़ते दूसरी बार, अब y का मान कितना मानेंगे, 0 और 3 को जोड़ दो 3, x बराबर 15 माइनस 5 कोष्टक 3, क्योंकि y की जगह 3 माना है, 5 और 3 का गुणा 15, और 15 को 15 में से घटाना है तो क्या बचा 0 बटे 3, और 0 में 3 का भाग लगा तो कितनी बार गया 0 बार। फिर तीसरी बार हल करते हैं, तो y का मान 3 और 3 6 मानेंगे, फिर x बराबर 15 माइनस 5 कोष्टक 6 बटे 3, अब 15 माइनस 5 और 6 का गुणा 30 हो गया बटे 3। अब 15 में से 30 घटाने, तो 15 में से 30 घटाएंगे तो आपको पता है कल भी बताया था कि बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो माइनस में बचेंगे, क्योंकि माइनस के 30 है प्लस के 15 है, तो 30 में से 15 घटे तो 15 बचे, लेकिन किसके बचे माइनस के, बटे में 3, भाग लगाने पर 15 में 3 का 5 बार, लेकिन कौन से -5। तो इस समीकरण को हमने 3 बार हल किया, इसको भी 3 बार हल किया, तो हमारे 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा। इस प्रकार से हमने 2 नंबर को पूर्ण किया है। अब इन दोनों की सारणी बनाएंगे और उसके बाद में हम इसको ग्राफ में रखेंगे, फिर इन दोनों सवालों को आगे हल करेंगे। तो अब इन सवालों को सारणी बनाएंगे दोनों की, उसके बाद ग्राफ में रखते देखते हैं आगे। अब हमने दोनों सारणी बना दी, देख लीजिए। तो ये हमने दोनों समीकरणों को हल के 2 सारणी बना दी। अब इन सारणी की संख्या को देख के हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैमाना लेंगे। क्या लेंगे, पैमाना लेंगे, और उसके बाद में ग्राफ का निर्माण करेंगे। तो देखो सबसे पहले x की संख्या देखेंगे, तो x की संख्या 5, 10, 15, 5, 0, -5, इसका मतलब सबसे बड़ी 15 है। तो अगर 1 का पैमाना लूंगा तो मुझे 15 कॉलम तो उधर प्लस के जाएंगे और माइनस के 5, कम से कम 20 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो ये ग्राफ में ऐसी स्थिति थोड़ी कम संभव लगती है, बड़ा बन जाएगा। तो हम 2 का पैमाना लेंगे तो 20 का काम 10 में हो जाएगा, तो हम 2 का पैमाना ले सकते हैं। और अगर 2 का पैमाना नहीं ले लेते तो हम 5 का भी पैमाना ले सकते हैं, सीधा सीधा 500 का पैमाना चल रहा है। x के ऊपर हम 5 का पैमाना ले लेंगे, तो हम पैमाना लेते देखेंगे। तो ग्राफ के स्पंदन लिखना है, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर के बराबर 5 इकाई का पैमाना लिया। कितने का, 5 का पैमाना ले रहा हूं मैं, क्योंकि 5 की संख्या में सही चलेगा। अगर 2 का लेते तो भी हो जाता, लेकिन मैंने 5 का लिया। अब देखते हैं y की संख्या, y की संख्या 0, 4, 8, 0, 3 और 6। इसका मतलब 10 से छोटी है संख्या। किससे छोटी है, 10 से। तो हम 1 का पैमाना ले भी सकते हैं और 2 का लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 का पैमाना। किसका ले रहा हूँ, 2 का। आप 1 का भी पैमाना ले सकते हैं क्योंकि संख्या छोटी है। तो मैं यहाँ 2 इकाई का पैमाना ले रहा हूँ y पे और x पे ले रहा हूँ 5 का। अब मुझे माइनस की संख्या आपको पता है
x की है तो इधर जरूरत पड़ेगी, तो इधर कम जरूरत पड़ रही है, और प्लस y की माइनस इधर है ही नहीं तो कम जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसके हिसाब से ग्राफ को लूंगा। देखते हैं ग्राफ को इस हिसाब से लेते हैं। तो मैं यह खड़ी संख्या की, ये y अक्ष की रेखा है, और ये जो मेरी संख्या है वो x अक्ष की संख्या है लाइन। तो देखो मैंने इस स्टेप ऊपर जगह जरूरत ज्यादा प्लस की रखी, इधर भी प्लस की ज्यादा जरूरत इसलिए ज्यादा रखा, इधर कम रख दिया। अब देखो मैं यहाँ पे x की लाइन पे कितने का पैमाना लिया, 5 का, तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर पे मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। फिर दूसरी सेंटीमीटर पे क्या लिखूंगा, 10, तीसरी सेंटीमीटर पे 15, चौथे पे 20 और 25, ऐसे करके मैं संख्या लिखूंगा। यहाँ पहले सेंटीमीटर पे -5, इस प्रकार से मैंने x की संख्या का मान लिख दिया क्योंकि 5 का मान लिख दिया। फिर y की संख्या में लिखता हूं तो देखो मैं पहले सेंटीमीटर पे 2 का लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 2 का पैमाना लिया है। दूसरे सेंटीमीटर पे 4, 6, 8, 10 और 12 की स्थिति लिखेंगे। तो ये मैंने y की संख्या पे पैमाना ले लिया, और इधर जो लूंगा वो माइनस में लूंगा, -2, -4 और -6। इस स्थिति का मैंने पैमाना लिख करके इस सारणी को बना दिया ग्राफ को, क्योंकि सबसे पहले सारणी को देखा, x की संख्या देखी, x का पैमाना दिया, y की संख्या देख करके y का पैमाना दिया। जितनी बड़ी संख्या उतना पैमाना बड़ा, और संख्या छोटी है 10 से तो 1 का पैमाना ले सकते हैं, उससे बड़ी संख्या है तो 2 का पैमाना, उससे बड़ी संख्या तो 5 का पैमाना लेके हम दोनों पे अलग अलग पैमाना ले सकते हैं। ये क्रिया करने के बाद अब ये मान हम सारणी का मान इसमें रखते हैं। सबसे पहले देखो x का मान कौन है, 5, तो x के 5 यहाँ पर है, और y का फिर कौन है, 0, और y का 0 है तो आपको कहीं नहीं जाना, इसी जगह पर पॉइंट बनाना है, जो मैं अगले वीडियो में भी बता चुका हूँ। उसके बाद x का कौन है, 10, तो x के 10 पे आए, और y का कौन है, 4, प्लस 4 तो ऊपर की तरफ है, देखो ये लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ से लाइन जा रही है और यहाँ से भी लाइन जा रही है, तो ये बिंदु मिलेगा। अब इन लाइनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो समझने के लिए मैंने बनाई थी, क्योंकि अपने को तो उस पॉइंट से मतलब है। अब ये 15 x के हैं और y के 8, तो 15 है और उधर से 8 आ रहे हैं, ये लाइन इस प्रकार से आ रही है, तो ये मेरा बिंदु बन गया इस प्रकार से। अब इन तीनों बिंदुओं को मैं स्केल से क्या करूंगा, मिलाऊंगा सीधी रेखा में। तो देखो मेरे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये। अब स्केल से मैं इसको बिंदु से मिलाना है, मुझे बोलने से कोई मतलब नहीं है। और ध्यान रखना एक बात है कि नीचे भी जगह रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि लाइन को क्रॉस करवाना है, क्योंकि आपको त्रिभुज का पूछा, त्रिभुज तभी बनेगा जब दोनों रेखाओं को क्रॉस करेंगे। तो ये मैंने रेखा यहाँ से ली है, अब देखो इसको काट के गई और इसको भी काट के लेना जरूरी है। अगर काट के नहीं जाओगे और यहाँ तक रख दी, क्या आप आगे कहोगे इसके आगे बिंदु तो है नहीं, क्या मतलब है, तो आपका यहाँ त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो मैंने एक रेखा खींच ली, अब एक का काम पूरा हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरी सारणी, x का मान 5 और y का मान 0, तो x का 5 है और y का 0, तो यही है बिंदु आया। इसका मतलब इसको थोड़ा गहरा कर दो ताकि पता चलेगा, दोबारा याद रहेगा। अब है x के कौन 0, तो x का 0 भी यहाँ होता है, y का 0 भी यहाँ। अब y के कौन है 3, तो y के 3 आपको पता है प्लस के, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा इसमें, तो क्या करोगे, ये 2 है और ये 4 है, तो इन दोनों के बीच में होंगे, तो पांचवी लाइन पे आपको 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ से 0 और ये 3 पे बिंदु बना दूसरा। उसके बाद माइनस के 5 x के कौन -5, y के कौन 6, तो यहाँ से लाइन आ रही देख लो। तो ये आपका बिंदु -6 का प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारे तीनों बिंदु आए, 5 और 0 का मिला, 0 और 3 का मिला, और -5 6 का मिल गया। इस प्रकार से हमने तीनों बिंदु को प्राप्त कर लिया। अब इनको भी तीनों को स्केल से मिलाकर देखेंगे। अब इसको भी दोनों लाइनों को क्रॉस करवाया, अब हमारी ये स्थिति पूर्ण हुई, मतलब यहाँ तक हमने ग्राफ को बना लिया। तो 2 और 2 4 नंबर की स्थिति हमने पूर्ण कर ली। अब हमारे पास 2 नंबर और बाकी पड़े। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रत्येक समीकरण को 3-3 बार हल किया। हल करने के बाद में आगे की क्रिया में क्या किया, जो सारणी का मान था उसके आधार पर पैमाना लिया, पैमाना लेने के बाद उसको ग्राफ में प्रदर्शन किया, ऐसी स्थिति बनी। अब आपको देखने से सीधा सीधा पता चल रहा है कि दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, या एक दूसरे के समांतर जा रही है, या दोनों में से एक ही रेखा दिखाई दे रही है। आपको देखने से दिखाई दे रहा है
कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद जब भी करती है तो उस समीकरण की हल की प्रकृति कैसी होती है, अद्वितीय हल होती है। तो यहाँ पे आपको रेखा समीकरण को देखने से पता चला कि इसकी हल की प्रकृति कैसी हुई, हल की प्रकृति होगी अद्वितीय। क्यों हुई, क्योंकि देखिए दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। तो 1 नंबर आपका इसका भी मिल गया। इस प्रकार से आपने अभी तक 5 नंबर प्राप्त कर लिए। फिर आगे आप पूछा इसने प्रश्न में कि y अक्ष द्वारा निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो y अक्ष के था त्रिभुज, अब y अक्ष की लाइन कौन सी है, ये लाइन है, तो इसके साथ ही त्रिभुज बनेगा। और अगर x अक्ष का रहेगा तो आपको इसके साथ त्रिभुज बनाना है। ध्यान रखने की जरूरत है कि दोनों रेखाएं क्रॉस करेगी, वो बिंदु 2 तो होंगे और तीसरा दोनों का मिलन बिंदु होगा। तो ये रेखा आपके y अक्ष की है, तो इस जगह से काट के जा रही है, इसको 2 जगह से रेखा काट के गई, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से काट के गई है। तो ये जहां से भी काट के गई है वो बिंदु लेंगे। इसको मैंने A बिंदु नाम दे दिया, इसको B बिंदु दे दिया, और तीसरा बिंदु ये दोनों का क्रॉस बिंदु होता है। तो त्रिभुज के शीर्ष, तो A के शीर्ष लिखते हैं, B के शीर्ष लिखते हैं और C के। तो इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों शीर्ष लिखते हैं। ये हमारे त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज के शीर्ष A में देखो इस बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं, x का पहले देखना है, x की संख्या यहाँ पे नहीं है, ये y की है, तो x का कौन होगा 0, क्योंकि लाइन पे है, तो x का 0 होगा, y के 3 है। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ भी x का 0 होगा, और y का कौन है -4 से थोड़ा पहले है, इसका मतलब लगभग -3.8 है, क्योंकि ग्राफ में एक्यूरेट आपको मिलेगा, अन्यथा आपको इस प्रकार से अनुमान भी यहाँ पे लिखना है, लेकिन आपको ग्राफ में देखोगे तो उसके अंदर लाइन का अनुमान पता चलेगा। उसके बाद में तीसरा बिंदु है C बिंदु, तो इस बिंदु पे मान जो है वो है x का मान 5 और y का मान 0 है। तो इस प्रकार से ये तीनों बिंदु में प्राप्त हुए त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज के शीर्ष जब भी पूछे हुए इसके, तो आपको पता 2 बिंदु तो आपको रेखा के लिखने हैं, एक त्रिज्या यहाँ काट के जा रहा है, ये काट के जा रहा है, जिसमें x के दोनों 0 होते हैं, y का पूछे तब, और y की संख्या होती है। तीसरा बिंदु दोनों का क्रॉस बिंदु होता है। उसके बाद में आपको अगर x अक्ष का त्रिभुज पूछेगा तो x अक्ष की 2 जगह काटने देते हैं, इसमें x अक्ष का त्रिभुज अभी नहीं बन पा रहा है, तो क्योंकि ये जगह इस रेखा को काट के 2 जगह काटते तो ही x अक्ष का त्रिभुज बनता। तो x अक्ष का त्रिभुज पूछेगा तो उसके दोनों 0 जो आगे आए हैं वो दोनों पीछे की तरफ जाएंगे, हल की प्रकृति अद्वितीय हल है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के अंदर ग्राफ को कंप्लीट किया है। इसमें एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, जैसे ये बिंदु क्रॉस हुआ है, इस जगह से आपको ऐसा समीकरण कोई देकर के ऐसा पूछ सकता है, जैसे 3x + 4y = p। तो आपको यहाँ पे देखो अज्ञात पद दिया होगा, p का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, p का मान। तो p का मान ज्ञात करने को पूछा है, तो आपको यहाँ जो क्रॉस हुए दोनों बिंदु, उस बिंदु से x और y का मान निकाल के इसमें रखना है। तो x का मान इसमें कितना है 5 और y का मान कितना है 0। तो इसकी जगह रखेंगे तो देखो 3 और कोष्ठक में 5x का रखा, और y का 0 है तो 0 रखा, बराबर 3 और 5 का गुणा 15 और 0 हो गया। तो इस प्रकार से p का मान कितना मिला हमें 15 मिल गया। तो आपको ऐसा प्रश्न एक बार जोड़ सकता है, अगर इनमें से एक प्रश्न कम गएगा तो इस प्रकार का प्रश्न जोड़ देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न जो ग्राफ का था वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये अध्याय नंबर 4.1 का हमारा भाग रेखिक समीकरण जो है उसके द्वारा ग्राफ को निरूपित करना आलेख की विधि द्वारा, उसको हम पूर्ण करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में जब हल करेंगे तो हम रेखिक समीकरण द्वारा असमीकरणों के द्वारा ग्राफ का निर्माण करेंगे।